स्वैग की कहानी। बेटा, तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। लड़का अच्छा कमाता है, परिवार भी बहुत अच्छा है। हमें लगता है अब तुम्हें शादी के बारे में सोचना चाहिए। फिर से वही मम्मी पापा, मैंने आपसे पहले भी कहा था ना कि मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरा फोकस अभी मेरे कैरियर पर है। लेकिन बेटा, हर लड़की को एक ना एक दिन शादी तो करनी पड़ती है ना। करियर के साथ साथ शादी भी जरूरी होती है। शादी के बाद कर लेना पढ़ाई, किसने मना किया है? क्यों? पापा, मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी के इस पड़ाव पर मेरा सपना शादी से ज़्यादा मेरे कैरियर से जुड़ा हुआ है। मैं अभी अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ, खुद को साबित करना चाहती हूँ। बेटा, हम तेरे दुश्मन नहीं हैं बेटा, हम भी तो तेरी खुशी ही तो चाहते हैं ना। लेकिन समाज में भी हमें जवाब देना होता है। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे हैं। 29 की हो चलिए बेटा, तू बच्ची तो नहीं रही ना। क्या माँ, लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहेंगे। 26 की उम्र में हुई थी ना निशा की शादी, क्या हुआ? डिवोर्स हो गया ना। गोद में एक बच्चा भी है, क्या फ़ायदा हुआ? उसके पापा ने लोन लेकर उसकी शादी की थी, पैसे भी गए और बेटी घर में वापस आ गई। अगर मैं शादी कर भी लूँ और बाद में मुझे लगे कि मैंने अपना सपना छोड़ दिया, तो क्या मैं खुश रह पाऊँगी? और हमेशा की तरह प्रिया अपनी शादी की बात को काट देती है और रिश्ते को मना करने के बाद रेखा अपनी बहन को कॉल लगाती है। तू पागल है क्या? हाँ रेखा, तेरी बेटी ऐसे ही तुझे पट्टी पढ़ाती रहेगी और तुम लोग मानते रहना। ऐसी कौन सी पढ़ाई कर रही है वो? हाँ, हिसाब किताब ही करना है ना, करे के ससुराल जाकर। बहुत काम होते हैं ससुराल में। अगर तेरी बेटी पढ़ाई में इतनी तेज होती तो 24 की उम्र में सीए बन जाती। यहाँ तो बच्चे 21-22 की उम्र में सीए बन रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कोई और ही बात है। कहीं किसी लव शव के चक्कर में तो नहीं है ना? वो जानबूझकर उम्र पार कर देगी, फिर तुम लोगों के पास कोई ऑप्शन ही ना हो, फिर किसी अलग बिरादरी के लड़के को लाकर खड़ा कर देगी। कोई अकेली बेटी तो नहीं है ना तेरी प्रिया? उसके बाद भी तो बच्चे हैं ना, उनके भविष्य का क्या होगा? सिर्फ खुद का सोच रही है वो, और तुम सबका दिमाग फिरा रही है, और तुम सब हो कि उसकी बात मान रहे हो। हाँ, बात अब लड़के वालों को एक काम कीजिए, भेज दीजिए दी, बाकी का मैं देख लूँगी। अब ये लड़की अपने ससुराल जाकर ही रहेगी। अपनी बहन की बात सुन रेखा इतनी घबरा जाती है कि लड़के वालों को सीधा घर पर ही बुला लेती है। प्रिया अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी, तभी रेखा उसके कमरे में आती है। तुम्हारी अलमारी में जो भी अच्छा सा सूट है ना, उसे पहनकर बाहर आ जाओ, लड़के वाले है। ये क्या मजाक है मम्मी? ये तुम क्या कर रही हो? हाँ, लड़के वाले? कौन से लड़के वाले आगे? अच्छा, अपने ससुराल वालों को लड़के वाले कहते हो तुम? सही है मम्मी, तुम्हारे और पापा के बीच का रोमांस ना देखने लायक है। तुम्हारी मौसी ने एक बहुत ही अच्छे घर का रिश्ता भेजा है। लड़के का खुद का बिजनेस है, अच्छा खासा कमाता है, परिवार भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम भी लड़का देख लो। अगर तुम नहीं देखोगी ना तो वैसे भी मैं हाँ कर दूंगी। अपनी भोली माँ को अचानक इस तरह बात करता सुन प्रिया घबरा जाती है। अब उसके पास कोई उपाय भी नहीं बचा था। तैयार होकर उसे नीचे आना ही पड़ता है। अब घबराइए मत, और मैं ये सूट पहनने की भी जरूरत नहीं थी। अगर आप शर्ट ट्राउज़र में आ जाती ना, उसी में नीचे आ जाती। शादी के बाद लड़की क्या पहने क्या नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं घर में हमें किस तरह से अपना महसूस करवाती है, ये ज़्यादा मैटर करता है। मुझे तो लगा आप मुझे साड़ी पहनने को कहेंगे। अरे साड़ी तो मैं खुद नहीं पहनती बेटा, तुझे क्यों कहूँगी? ये साड़ी भी ना मैंने अपने पड़ोसन से मांगी थी। और नहीं तो क्या बेटा, कपड़े तो ऐसे होने चाहिए जिसमें इंसान को खुला खुला महसूस हो लगे, ये ना लगे कि किसी पार्टी में जा रहा है। प्रिया बेटा, सभी के पैर छुओ और नाश्ता लेकर आओ। हाँ 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 बेटा, जाओ जाओ। और इन्होंने नाश्ता भी नहीं लिया है, जाओ लेकर आओ। किसी ने बहन जी लीजिए ना, सब करो। अरे कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे यहाँ लड़कियाँ पैर नहीं छूती है। अरे आज तक मैंने खुद अपने बच्चों और पति को खाना नहीं परोसा है, तो मैं आपकी बेटी से ऐसे कैसे उम्मीद कर सकती हूँ? खाना बनाकर रसोई में रख देती हूँ। सबके खाने की टाइमिंग अलग है और सबको अलग अलग खाना पूछकर खाना थोड़ी ना परोसूंगी मैं। मेरा भी तो बुढ़ापे का शरीर है भाई, सबके खुद के हाथ पैर हैं, सब खुद कर लेते हैं खाना। हमारे यहाँ माएँ खुद ना पहले अपने लड़कों को बिगाड़ देती हैं, उनके हाथ में थाली पकड़ा देती हैं, फिर यही उम्मीद करती हैं वो अपनी बीवियों से करें। और आज के ज़माने की लड़की इतना नहीं कर पाती, इसलिए तो होते ही कलेश। मैंने तो पहले ही सोचा कि कलेश ना हो, मैं तो अपने बेटे को सब सिखा रखा है। और हाँ, ताकि लड़की की तबीयत खराब रहे तो कम से कम वो आराम कर सके। अरे वाह, मुश्किल से 2-3 महीने ही मैं ना नुकर कर पाऊंगी मम्मी को। जैसे तैयार बैठी है मम्मी, तो फिर तो मैं करने ही पड़ेंगे, क्यों इससे अच्छा रिश्ता तो मुझे मिल ही नहीं सकता। हाँ, करने में ही फ़ायदा हो गया। प्रिया इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। बहू बनकर आ जाती है प्रिया रेनू के घर, और जैसा कि रेनू ने कहा था वही होता है। रसोई का काम संभालने के लिए प्रिया जैसे ही किचन में आती है, वह देखती है कि उसका नाश्ता पहले से ही बना हुआ था।
यहाँ तो सच में मम्मी जी ने पहले ही नाश्ते का काम नक्की कर दिया है। मुझे तो लगा था वो फेंक रही थी, ना नकर करने के बाद भी रसोई में तो मुझे ही भेजा जाएगा। प्रिया खुद से बातें कर रही थी, तभी पीछे से रेनू अंदर आती है। खाना लेना है क्या बहू? मैं भी अपने लिए खाना लेने आई थी, तेरी भी थाली परोस दूँ क्या? फिर दोनों सासू बहू साथ में बैठकर बातें करते हुए गप्पे लगाएंगे। हाँ मम्मी जी, वो रसोई पूजने की रस्म, वो मुँह दिखाई की रस्म, वो सब देख बेटा, मैं ना ये सब नहीं मानती। पहले किसी को अपनी बहू के मुंह दिखाई पर बुलाओ, फिर उनके मुंह दिखाई पर जाओ, और ये बात यहीं ख़त्म नहीं होती। पहले लिस्ट बनाओ किसने कितना दिया था, फिर उस हिसाब से उनके घर जाते वक्त उनके लिए लिफाफा बनाओ। इतना हिसाब किताब मुझसे कभी नहीं हुआ। वैसे भी ना मैथ्स में ना हमेशा मेरे 33 मार्क्स ही आते थे, जैसे तैसे करके पास हो जाती थी। बस ये विक्रम को और तेरे पापा जी को ही ना इन चीज़ों का हिसाब किताब रखने की कभी फुर्सत हुई नहीं, इसलिए मैंने ज़्यादा अड़ंगे पालने की जरूरत ही नहीं करिया। किचन का काम तो खुद ही कर लेती थी, हाँ ऐसी बस, और इसलिए मैं जाती नहीं। मम्मी जी तो ये तो सब काम मैं कर लिया करूँगी, ठीक है? अरे हाँ ठीक है बहू, ये भी सही है, मुझे फिर कोई दिक्कत नहीं है। प्रिया सुबह आईटी का शिफ्ट करने निकलती है तो वो रात को घर में आती है। रात को भी वो लौटने के बाद सोती नहीं थी, पढ़ती थी, तो मुफ्त में बैठना उसे रास नहीं आ रहा था। वे जाती है स्टोर रूम में और सारे शादी के कार्ड निकालना शुरू करती है। बाप रे बाप, इतने सारे लोगों ने इन्हें शादी पर बुलाया था, पर हमारी शादी पर तो पापा जी ने गिन चुनकर 100-150 लोगों को बुलाया होगा, और यहाँ तो कार्ड कम से कम 500 से ऊपर दिख रहे हैं। ये तो बहुत गलत बात हुई, ऐसे तो समाज से हमारा रिश्ता ही कटने लगेगा। हाँ ये क्या कर रही हो बहू यहाँ पर? हाँ आसपास वालों से रिश्ते निभाने की कोशिश कर रही हूँ पापा जी। आपने शादी में गिन चुनकर 100-150 लोगों को इनवाइट किया था, और यहाँ पर 500 से ऊपर लोगों के कार्ड्स आए हुए हैं, और ये तो वह कार्ड है ना जो बचे हुए हैं ना। हाँ हाँ हाँ, कितने लोगों ने हमें की खुशियों में शामिल होना चाहते होंगे ना, वो नहीं। हाँ बेटा क्या करें, जल्दबाजी में हुई थी, ये तो तुम जानती हो ना बेटा। ऊपर से विक्रम को छुट्टी मिली थी तो भी शादी के 2 दिन पहले। अब इतनी जल्दबाजी में जिस लोगों का नाम याद आया उनके यहाँ कार्ड भिजवा दिया हमने। वैसे गलती तो हुई है, तो गलती को कैसे ठीक करें? हाँ बताओ। हाँ पापा, गलती तो ठीक करनी ही पड़ेगी ना, और जिन लोगों ने हमें बुलाया था उन सबके घर मिठाई का डब्बा और कुछ छोटा मोटा गिफ्ट लेकर पहुंच जाते हैं, और वहीं उनसे माफ़ी भी मांग लेंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये काम मैं और मम्मी जी कर लेंगे। विक्रम अपने ऑफिस के लिए निकल रहा था कि उसके कानों में भी प्रिया की बात पहुँचती है। उसे भी ये आइडिया सही लगता है। मुझे भी ये ठीक लग रहा है, नाइस प्रिया, गो हेड। प्रिया को तो अच्छा टाइम पास मिल गया था, पर बैंड बज गई थी रेनू की। और नहीं चला जा रहा बहू मुझसे। संतोष भाई साहब का घर मेन मार्केट में बहुत दूर है बेटा, गली गली करते हुए भी कम से कम 15 मिनट हमें और चलना होगा। तो क्या हो गया मम्मी जी, चलना तो हेल्थ के लिए अच्छा होता है ना, इससे आपके घुटनों का दर्द हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। चलिए चलिए, और इन लोगों की शादी तो हमने इतने बड़े रिजॉर्ट में हुई थी ना, उनके घर का खाकर भी आ जाएंगे, और उन्हें बुलाया नहीं है, अच्छा नहीं लगेगा ना। मम्मी देख बेटा, ये सुनकर सबके घर जा रही हूँ बेटा, मैं ना इस तरह अंदर अंदर पैदल नहीं चल सकती। इतनी सारी गली कुचड़ी में कौन रहता है, गाड़ी बाहर खड़ी करनी पड़ गई है। तो एक काम कर, मैं यहीं बैठी हूँ, तू देकर आजा मिठाई जा। और एक काम कीजिए मम्मी जी, ठीक है, आप ना वापस जाकर गाड़ी में बैठ जाइए। वापस 1/2 किलोमीटर चलूँगी कैसे मैं? हे प्रभु, ये क्या दिन दिखा रहे हो तुम है। हर सुबह रेनू नाश्ता करके फ्री होती नहीं थी कि प्रिया तैयार होकर मिठाई के डब्बे बांटने तैयार हो जाती थी। कैसे तैसे करके 10 दिनों में मैटर तो क्लोज हो जाता है, पर प्रिया की आदत नहीं। अपने कमरे में बैठी प्रिया सोच रही थी कि क्या किया जाए, तभी उसकी पैनी नज़र आके कमरे के कबर्ड पर पड़ती है। एक्स्ट्रा चीज़ों को जितनी जल्दी माइनस कर दिया जाए उतना ही अच्छा होता है, तभी तो एसेट के लिए जगह बन पाएगी। हमारे कमरे में एक कबर्ड तो ऑलरेडी है, उसमें मेरे और विक्रम के कपड़े आराम से आ जाते हैं, तो ये फिर से एक्स्ट्रा कबर्ड किस काम की? कल ही कबाड़ी को बुलाकर इस कबर्ड को बेच देती हूँ, ये सही रहेगा। अगले दिन कबाड़ी को बुलाकर अपने कमरे के दूसरे कबर्ड को प्रिया बेच देती है। बैठे बैठे 5000 आ गए, इसे कहते हैं बिजनेस। ये कैसा बिजनेस है बहू? ऐसे तो घर की सारी चीज़ों को बेच दोगी तुम, हाँ? करोड़पति बन जाओगी क्या? हाँ अरे
कहाँ मम्मी जी, बस एक्स्ट्रा चीज़ों को, जैसे कि हम घर में सिर्फ 4 लोग हैं और हम कोई साथ में बैठकर खाते भी नहीं हैं, तो सभी तो अभी अभी अपने कमरे में खाते हैं। और अगर साथ बैठना ही है तो सोफ़ा तो है ही ना, ये डाइनिंग टेबल किस काम का, इसे ना मैं ओएलएक्स पर डाल देती हूँ। अरे रेनू, क्यों अपनी बहू के काम में पड़ रही है तू, पता चले फिर से तुझे मिठाई बंटवाने लेकर चलाने लगेगी। नहीं नहीं, इसका ध्यान अगर इन चीज़ों में रहे तो वही अच्छा रहेगा, कम से कम मेरे लिए तो आफत नहीं होगी। और पूरे 12,000 में प्रिया अपने घर के डाइनिंग टेबल को बेच देती है। रात को ऑफिस से विक्रम और दुकान से सुशील वापस आते हैं। हॉल कुछ ज़्यादा ही बड़ा नहीं लग रहा है, कुछ तो अलग है। क्या किया है रेनू जी आपने? हैं? हाँ हाँ पापा, सच में हॉल मुझे भी कुछ ज़्यादा बड़ा लग रहा है, क्योंकि तू अभी तक अपने कमरे में नहीं गया ना। जरा कमरे में जा, कमरा और बड़ा लगेगा। विक्रम अपने कमरे में जाता है और देखता है उसके कमरे से कबर्ड गायब था। अरे मेरे कमरे का सामान कहाँ गया? प्रिया, जरूरत कहाँ थी हमें उस कबर्ड की, इसलिए मैंने उसे बेच दिए पूरे 5,000 में। अरे तुम्हें पता है कितनी मुश्किल से वो कबर्ड बनाया था मैंने, और उसका कलर हमारे फ्लोर से मैच रखता था। उतना कितना क्लासी था वो चीज़, कितनी भी क्लासी हो, अगर वह हमारे काम नहीं आ रही है तो वह सिर्फ हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी को हमेशा बिजनेस से दूर रखना चाहिए ताकि बिजनेस में एसेंट के लिए जगह बन पाए। ओहो, तुम्हारी ये बातें ठीक है, करो जो करना है। रात को काम करने के बाद विक्रम अपने बिस्तर के बगल के लैप स्टैंड के पास ही लैपटॉप रखा करता था, पर आज जब वह वहाँ पर लैपटॉप नहीं था तब बताओ, अब यहाँ रोज़ लैपटॉप रहती थी और तुम लैपटॉप रखते थे तो तुम्हें डर लगता था ना कि लैपटॉप कहीं गिर ना जाएगी। अब रखो आराम से लैपटॉप, सो जाओ। प्रिया अपने पति के कमरे की एक्स्ट्रा चीज़ बेचने के बाद अब बारी थी अपने सास ससुर के कमरे की। फ्री बैठी हुई प्रिया अपने सास की अलमारी को सजाने लगती है। पापा जी तो वैसे तो 2 ही धोती पहनते हैं, घर में 5 धोती हैं, एक्स्ट्रा क्यों रखी है, और वह भी सारी की सारी एक रंग की। और मम्मी जी ने बेकार में इतनी साड़ी रख रखी है अलमारी में, इन सबको ना बेच कर बर्तन ले लेती हूँ, यही सही रहेगा। प्रिया बर्तन वाले को कॉल करके अपने घर बुला लेती है और कपड़ों को बदले 2 पतीला, 1 हांडी, 1 केटली और 1 कड़छी खरीद लेती है। इन सब से अनजान रेणु छत से नीचे आती है और दरवाजे पर अपनी बहू को खड़ा देखती है। ये क्या है ना? अच्छा, तूने बहू पतीले लेकर, बहुत जरूरत थी इस रसोई में इसकी जी। हाँ मम्मी जी, मुझे पता था, मेरी नज़र घर की हर चीज़ों पर आती है, इसलिए तो आपके कबाड़ की एक्स्ट्रा साड़ी और पापा जी की एक्स्ट्रा धोती को मैंने बर्तन वाले को दे दिया और ये बर्तन ले लिया। हे काम है क्या? दूसरे काम की? हे भगवान, मट्टी प्लीट कर दे रख ले जाती है। अब मुझे बताओ तू कौन सी साड़ी तूने दे दी उस बर्तन वाले को? फ़ोन करो उसे, वापस लेकर आएगा मेरी साड़ियाँ। अरे मम्मी जी, अब वो तो निकल चुका, बर्तन वाले से वापस साड़ी मांगेगी क्या? अच्छा लगता है क्या? ना ना, और वैसे भी ना वे साड़ियाँ कहाँ पहनती थी आप, इसलिए बेच दी मैंने। बहुत अच्छा किया बेटा, तूने कल अगर मैंने 2-3 दिन कंघी नहीं की ना, तू कंघी भी बेच देगी और मेरे बाल कटवा देगी। मेरी ही गलती हो गई थी, शुरू से तुझे रसोई में लगा कर रखा होता तो तेरा दिमाग यहाँ वहाँ ना भटकता। नहीं, अब से ना तीनों वक्त का खाना तू ही बनाएगी। बहुत हुआ रसोई में जाने से पहले। प्रिया दाल चावल आटे सब्जी सभी के भाव को देखकर लिस्ट एक बनाती है। और हे भगवान, इस घर में इतने ऊपर चावल आते हैं और दाल इतनी महंगी, आटा भी, हे भगवान, कोई सस्ता ही नहीं बचा। पहले तो लोग कहते थे गरीब नमक रोटी खाकर सब गुजारा कर लेगा, अब तो वो भी मुश्किल लगता है। बजट तो मुझे मेंटेन करना ही होगा, पर कैसे करूं? ऐसा क्या बनाऊं जो सस्ता हो? मम्मी को कॉल लगाती हूँ और प्रिया लगाती है रेखा को कॉल। मम्मी, कहाँ सस्ते, हम पानी के भाव बिक रहे हैं, बताओ। सब्जियाँ कितनी, हाँ सब्जियाँ तो बहुत सस्ती है बेटा, 5-5 रुपये 10-10 रुपये किलो में टमाटर मिल रहे हैं, पत्ता गोभी, धनिया पत्ता, अदरक। अभी तो पास ही मंडी वाला गाजर की पूरी वोनी गाय को खिलाई थी, मेरे सामने डाल के देखा है उसने, इतनी सस्ती है गाजर, बताओ। सब्जियाँ क्या बताऊँ? हाँ फिर तो यही सही रहेगा मम्मी, सस्ती सब्जियाँ है ना। फिर प्रिया लेकर आती है बहुत सारी सब्जियाँ। आज खाने में सबके प्लेट में होती हैं अलग अलग सब्जियों की 1-1 रोटी और 3-4 वैरायटी की सब्जियाँ। जी ठीक है, इतनी सारी सब्जियों की स्टफिंग हो गई है, परांठे में तो नाक के बराबर आटा लगा है। अब प्लेट लगाती हूँ। प्रिया सभी को एक साथ खाना परोसती है, पर खाने की प्लेट को देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। आलू गोभी करेला, आलू मेथी मटर पत्ता गोभी, इतनी सारी सब्जियाँ और रोटी एक।
हाँ, ये क्या है? हाँ पापा जी, डाइटिशियन कहते हैं रोटी कम और सब्जी ज़्यादा। रोटी का मतलब सिर्फ एक रोटी और ज़्यादा, सब्जी मतलब इतनी ज़्यादा सब्जी से ये क्या मजाक है प्रिया? हाँ, इतने में पेट कैसे भरेगा? एक और रोटी ला दो सबके लिए। अरे गिन गिन कर बनाई थी एक रोटी मैंने, रोटियां खत्म हो गई। इतनी सारी सब्जियां है तो है ना, कटोरी भर भर के सब्जियां खाओगे ना, सब्जी अच्छी होती है शरीर के लिए। अब जो मिला है खा ले बेटा। नाश्ते के बाद वक्त था दोपहर के खाने का और दोपहर में प्रिया बनाती है सब्जियों का सूप और जूस। मम्मी जी बन गया खाना, परोस दूँ क्या? दोनों सास बहू मिलकर खाएंगे, गप्पे लगाती हैं और कमरे में ही प्रिया खाना लेकर आती है। ये क्या है बहू, खाना कहाँ पर है? हाँ, तू तो कह रही है मैं खाना लेकर आई हूँ, ये तो एक ही गिलास में सूप भर कर लेकर आई है और एक बाउल में भी लेकर आई है। हाँ, ये क्या है बहू? अरे मम्मी जी, गिलास में जूस है और बाउल में सूप, दोनों अलग अलग है। अब आप सोच रही होंगी कि मैंने चावल दाल क्यों नहीं बनाया, चावल दाल कितने महंगे हो गए, सब्जियां सस्ती हैं ना, इसलिए मैंने अब सोच लिया है कि इस घर में ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी बनेगी। अपने ऑफिस में विक्रम टिफ़िन खोलता है और टिफ़िन में तीनों डब्बे में सब्जियां देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है। ऐसे नहीं चलेगा, प्रिया को तो आदत हो गई है एक चीज़ को छोड़ने की और दूसरे को पकड़ने की। इस चीज़ को परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकाला तो ये हमें सब्जियां खिला खिला कर पतला ही कर देगी। और रात को जैसे ही खाने में फिर से सब्जियां होती हैं, विक्रम कहता है ऐसा तो नहीं है प्रिया कि तू सीए कर रही है और वो बीच में सीए को छोड़ने का बाद दोबारा शुरू कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जी, उल्टा सीए तो हम किसी भी उम्र में कर सकते हैं। मेरी तो एक फ्रेंड ने 40 की उम्र में एग्ज़ाम देकर सीए क्लियर करने की कोशिश की थी। तो तुम भी वापस से सीए करना शुरू कर दो। अरे हाँ वहाँ बेटा, मैं भी यही सोच रही थी। बहू का दिमाग ना पढ़ाई में बहुत तेज है, वही अच्छा रहेगा। रसोई तो मैं संभाल सकती हूँ। और शादी के बाद में प्रिया के ससुराल वाले उसकी सीए कंप्लीट करवाते हैं और सीए कंप्लीट करवाने के बाद प्रिया ऑफिस ज्वाइन कर लेती है। अपने ही कामों में बिजी रहने के बाद करण प्रिया अब घर की चीज़ों को बेचना, खाने में गड़बड़ी करना पूरी तरह से छोड़। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल बज स्वैग को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।